मित्रों, मीडिया संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हिंदी के स्नेह के मार्ग के पंथी डॉक्टर इमरे बंगा जी हैं। डॉक्टर इमरे बंगा मूलतः हंगरी के निवासी हैं। 3 दशकों से हिंदी के अध्ययन, अनुशीलन, शोध और हिंदी की सेवा में निरंतर सक्रिय हैं। उनकी हिंदी सेवा के लिए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्हें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। हंगेरियन मातृभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी और हिंदी में उनकी समान गति है। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्थापना के साथ ही उनका इस विश्वविद्यालय से संबंध रहा। फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ हिंदी पोएट्स नाम का संग्रह उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए संपादित किया, जो विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित है। यह संयोग की बात है कि इस बार इतने लंबे समय से इस विश्वविद्यालय से जुड़े और परिचित होने के बावजूद विश्वविद्यालय में आगमन उनका पहली बार हुआ है। तो डॉक्टर बंगा जी, हम विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने विश्वविद्यालय में पधारने की कृपा की, इसके लिए हम सब अनुग्रहित हैं। डॉक्टर इमरे बंगा ने आरंभिक हिंदी और ब्रजभाषा को केंद्र में रखकर हिंदी के अनेक बड़े कवियों और कई अनाम कवियों के ग्रंथों का, उनकी रचनाओं का अनुशीलन और संपादन किया है। उस पर शोध करते रहे हैं, शोध कराते रहे हैं। उनका स्वयं का शोध रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद पर है। उनकी घनानंद पर बहुचर्चित पुस्तक स्नेह को मार्ग नाम से है। घनानंद के अतिरिक्त ठाकुर, वाजिद, कबीर और तुलसी जैसे कवियों की रचनाओं का गहन पाठ संपादन उन्होंने किया है। वे मध्यकालीन हिंदुस्तानी या रेखता के भी गहन अध्येता हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में उनका ये आगमन हिंदी के प्रति उनके प्रेम और उनकी निष्ठा का सूचक है। हम उनका सानिध्य पाकर अत्यंत हर्ष और पुलक का अनुभव करते हैं। डॉक्टर बंगा ने न केवल स्वयं हिंदी को लेकर बहुत सारा कार्य संपादन किया है, बल्कि उन्होंने प्रारंभिक हिंदी और ब्रजभाषा को लेकर विश्व भर के हिंदी अध्येताओं का एक समूह भी संयोजित किया है, जिसकी अब तक 11 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं, जिनमें आरंभिक हिंदी और ब्रजभाषा के पाठों पर गहन चर्चा और गहन विचार विमर्श, आदान प्रदान संपन्न होता है। तो ऐसे एकनिष्ठ समर्पित हिंदी सेवी डॉक्टर इमरे बंगा जी का हम एक बार पुनः अपने विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं। और अब हम अपनी जिज्ञासाओं को डॉक्टर इमरे बंगा के समक्ष रखेंगे, हिंदी पाठकों, हिंदी दर्शकों, हिंदी प्रेमियों की ओर से, जिससे हिंदी को लेकर उनकी सूझ, उनकी दृष्टि का परिचय हमें अच्छी प्रकार से हो पाएगा।
गंगा जी, पहले तो मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा वो सवाल नहीं, बल्कि यह कि हिंदी की ओर आपका आकर्षण कैसे हुआ, कौन से वह कारक या परिस्थितियां या प्रेरक थे जिससे आप हिंदी की ओर आकृष्ट हुए? हाँ, मैं तो हंगरी में पैदा हुआ था और वहाँ पढ़ाई की थी। और जब मैं लगभग 16-17 साल का था तब तो भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, योगाभ्यास इन सबसे मेरी मुलाकात हुई थी। इसके बारे में उस वक्त 80 के दशक में लोग बहुत कम जानते थे। और मैंने सोचा था कि इस कमी को कुछ ठीक करना चाहिए और भारत और पूर्व के देशों का अध्ययन कुछ और ज़्यादा होना चाहिए। हंगरी तो मध्य पूर्वी यूरोप में स्थित है और इतना विकसित नहीं था और अभी भी नहीं है जितना पश्चिम यूरोप के देश हैं। तो सभी लोग पश्चिम यूरोप को देखते थे, वहाँ के विचारों को देखते थे और हमारे साहित्य शिक्षण भी ऐसा था कि उसमें विश्व साहित्य आ जाता था। लेकिन विश्व साहित्य में तो हम यूनानी, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन साहित्य पढ़ते थे और कुछ मध्य पूर्वी यूरोप का साहित्य का भी जिक्र हुआ था, जैसे पोलिश या चेक साहित्य का या युगोस्लेवियन साहित्य का। लेकिन पूर्वी साहित्यों का इतना जिक्र नहीं हुआ था पाठ्यक्रम में भी। आजकल मैंने देखा नए पाठ्य पुस्तक तो उसमें कम से कम रामायण और महाभारत का जिक्र है, लेकिन वो भी कितना कम है। और उसी वक्त मैंने सोचा कि इनके बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ाई करूं। मेरी रुचि तो साहित्य में थी ही और मैंने सोचा था कि विश्व साहित्य का एक अहम हिस्सा है भारतीय साहित्य। तो हंगेरियन में संस्कृत से अनुदित बहुत साहित्य मिलता है हंगेरियन में। और हंगरी में यही परंपरा चली आ रही है कि संस्कृत में जो श्लोक में है वो तो श्लोक में ही होगा, मंदक्रांता में हो तो मंदक्रांता में ही अनुवाद हो। तो इसी तरह रामायण, महाभारत, कालिदास वगैरह तो हम लगभग उसी रूप में पढ़ सकते हैं जिस काव्य रूप में वे रचे गए थे। और ये साहित्य तो बहुत ही शक्तिशाली साहित्य है और मुझे और आश्चर्य लगा कि इसको हम क्यों नहीं मानते उतना जितना होमेर को। तो मुझे यूनिवर्सिटी में तो साहित्य में ही एडमिशन मिला था, लेकिन उसके साथ साथ इंडोलॉजी कोर्स में भी दाखिल हो गया। और इंडोलॉजी में संस्कृत हिंदी एक साथ पढ़ाए जाते थे और मेरी रुचि दोनों में थी। और जब मैं 1 साल के लिए दिल्ली केंद्रीय हिंदी संस्थान आया था हिंदी को कुछ और ज़्यादा सीखने के लिए, तब मुझे पता चला कि हिंदी की तरफ मेरा झुकाव तो कुछ और ज़्यादा है, क्योंकि लोगों से हिंदी में बातचीत कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। जब तक संस्कृत, हालांकि उसका साहित्य तो बहुत ही गहरा और विशाल है, फिर भी वो संपर्क आधुनिक लोगों से संपर्क के लिए इतना नहीं है जितना हिंदी। तो इसी वजह से मैं हिंदी को सीखना चाहता था और अच्छी तरह हिंदी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना रखा था। इंडोलॉजी की पढ़ाई ने आपको इसकी ओर अधिक तत्पर बनाया? बिल्कुल। इंडोलॉजी की पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी। हम मूलतः भाषाओं को सीखते थे, लेकिन भाषा सीखने से तो संस्कृति का भी पहचान हो जाता है। मैं ये आपसे बात भी करना चाहता था कि जैसे आप हंगेरियन मातृभाषी हैं और हिंदी में आपने इतनी गहरी प्रवीणता, दक्षता अर्जित कर ली है और अंग्रेजी में भी आप अत्यंत कुशल हैं, दक्ष हैं।
तो भाषा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? भाषा क्या होती है और भाषाओं के बीच में रिश्ते कैसे बनते हैं, किस तरह बन सकते हैं? तो भाषा सिर्फ व्याकरण के नियमों और शब्दों का आगार नहीं है, उससे बहुत कुछ अधिक है। और उसमें संस्कृति, साहित्य आ जाता है, या कभी-कभी दैनिक व्यवहार भी। जैसे नमस्ते कहकर तो हम हाथ जोड़ते हैं, इसका तो कोई व्याकरणिक नियम नहीं बताता कि ऐसा नमस्कार कहना है या आदाब अर्ज़ के लिए क्या करना है। तो भाषा के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, और दैनिक जीवन से और उच्च स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। और मैं मानता हूं कि हर एक भाषा, हर एक संस्कृति की अपनी विशेषताएं हैं, और इसीलिए हर एक संस्कृति को पढ़ना चाहिए। किसी न किसी को एक संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है, मतलब हंगेरी में तो कोई मराठी बोलने वाला नहीं मिलेगा जी। या गुजराती बोलने वाले नहीं मिलते। हालांकि उसकी ज़रूरत है कि इन संस्कृतियों को भी जो भाषा से जुड़ी हुई हैं हम पढ़ें। तो हम कह सकते हैं कि भाषाओं के बीच में कोई वरीयता का क्रम नहीं है। भाषाएं सभी संभावनाशील हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी समान मानी जा सकती हैं। मैं यह कहना मुश्किल है। एक तरफ से तो लोगों से बात करने में तो हर भाषा का अपना महत्व है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि साहित्यिक रूप से कुछ भाषाएं आगे हैं, कुछ भाषाएं पीछे हैं। जी। मध्यकालीन हिंदी साहित्य जितना बड़ा है, यूरोप के भी कई मध्यकालीन साहित्य इतने बड़े नहीं हैं। हंगरी में उसी ज़माने में, मतलब 16वीं शताब्दी में, जब तुलसीदास काव्यरत थे, सूरदास थे, मीराबाई वगैरह, तो हंगेरियन साहित्य उस वक्त काफ़ी सीमित था। बाद में तो काफ़ी विकास हो गया था। फिर भी हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य तो विश्व के किसी मध्यकालीन साहित्य से कम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनकी शुरुआत बाद में हुई है या इतनी समृद्धि उनको नहीं मिली है। तो साहित्य संस्कृति का हिस्सा है, और हमें साहित्य को पालन करना है। पालन का मतलब है कि साहित्य को आगे बढ़ाएं। लेखक लोग तो यही करते हैं, कवि लोग यही करते हैं, और उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो हम महसूस करते हैं कि साहित्य तो सुंदर है, लेकिन इसमें सुंदरता क्या है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो इसी वजह से एक भाषा की समृद्धि बनानी चाहिए कि भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, वो संस्कृति और साहित्य भी है। और मेरी रुचि तो विशेष रूप से साहित्य में है कि भाषा और साहित्य किस तरह जुड़ी हुई है। हर एक भाषा का साहित्य अलग है। जिस तरह का साहित्य हिंदी में मिलता है, उस तरह का बंगला में नहीं मिलता। जैसे रीति साहित्य बंगला में नहीं है। मराठी में पंत काव्य है, लेकिन उसका ओहदा इतना ऊंचा नहीं है जितना हिंदी रीति साहित्य का है। लोग कहते हैं पंत काव्य तो इतना जटिल है कि हम आजकल समझते भी नहीं। तो हर एक साहित्य की अलग अलग विशेषताएं हैं। जी। साहित्यिक दृष्टि से अंतर हो सकता है, किंतु यूँ भाषाओं में संभावनाएं तो सभी में मानी जा सकती हैं। जी हाँ, लेकिन भाषाओं में भी कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अलग हैं। जैसे पश्चिम में आजकल पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में एजेंसी का कर्तापन, कर्ता कौन है, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। और आमतौर पर कहते हैं कि उपनिवेशी परिवेश में भारतीय लोगों को कर्तापन नहीं मिलता था, क्योंकि सभी निर्णय अंग्रेज लोग करते थे। और यह अंग्रेज़ी भाषा में गहरी रूप से शामिल है।
जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं आई लाइक इट, जी हिंदी में और अंग्रेज़ी में आई वो करता है। जी तो हिंदी में ये आई कहाँ जाता है, मुझे वो पसंद है, तो वो ही करता है और मुझ पर कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। और इस तरह की बातें तो और बहुत जी जी ज़्यादा जी हैं जी। कि अच्छा, भाषाओं में ये फ़र्क है कि बलाघात हाँ कहाँ कहाँ रखें, क्या जी महत्वपूर्ण है क्या नहीं महत्वपूर्ण है। जी जी। अच्छा, एक बात मैं इससे थोड़ा सा अलग आपसे पूछूं कि जैसे इस समय हिंदी को लेकर के एक बड़ी चर्चा होती है कि भाई हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, वैश्विक हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पद को लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये कितना ठीक है इस तरह की बात करना? यह कहना मुश्किल है। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हूँ, तो कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का अस्तित्व है, लेकिन विदेश में हम जितने लोग भी हैं हम तो भारत पर ही निर्भर होते हैं। जी जी एक तरफ से तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तो विद्वान हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी तो विद्वानों तक सीमित नहीं है। जी भारतीय डायस्पोरा हिंदी जानता है कुछ हद तक, जी बोलने के लिए तैयार है या नहीं वो तो दूसरी बात है, जी वो तो आत्मीय दोस्तों से शायद अभी भी जी कुछ हिंदी भोजपुरी वगैरह में बात करते हैं, जी लेकिन मुझसे बात करने के लिए सभी लोग तैयार नहीं हैं हिंदी जी में। जी जी लेकिन तो विद्वानों तक सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है फिल्मों जी फिल्मों जी का। जी जी तो आजकल कहा जाता है कि भारतीय लोग जो विदेश में बसे हुए हैं उनको भारत से कुछ भाषा के कुछ ऐसे पक्ष जोड़ते हैं जो अपने में उनके लिए महत्व रखते हैं। एक है बॉलीवुड हिंदी जी के जी लिए, जी बिल्कुल। वो ज़रूर, पंजाबियों के लिए भांगड़ा, जी जी तो विद्वानों तक यह सीमित नहीं है। जी जी। तो अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ ये हुआ कि फलक अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, भाषा तो भाषा ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, विश्व हिंदी जैसे जो पद हैं, मुझे लगता है कि कई बार कुछ छद्म की सृष्टि भी करते हैं। हाँ, लेकिन इसके बारे में मेरी बहुत जानकारी नहीं है। जी जी जी। क्योंकि अंततः भाषा तो भाषा होती है और उसकी जो शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, उसकी समृद्धि होगी, उसी से उसके विस्तार का जो फलक है वो तैयार होता है। तो भाषा अपने आप में पहले अंतर्राष्ट्रीय हो और फिर उसका विस्तार हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। भाषाई विकास की जो, भाषाई विस्तार की जो प्रक्रिया है उस पर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फलक तो अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, विश्व का हो सकता है, दुनिया के हर कोने तक फैल सकता है, किंतु भाषा तो वो भाषा ही होगी जिस समुदाय में वो विकसित होती है, जो लोग उसको शताब्दियों में पोसते हैं, विकसित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक और सामान्य बात कर लें, फिर आपके जो विशेष अभिरुचियां हैं उनकी ओर आते हैं कि भारत में हिंदी के प्रति जो लोगों का व्यवहार है, जो लोगों का दृष्टिकोण है, उसको लेकर आपका अनुभव क्या है, निजी अनुभव के आधार पर? निजी अनुभव तो आमतौर पर बहुत अच्छा होता है। जी और मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी से जो हिंदी बोलने से दूसरे लोगों से आत्मीयता होती है। जी और कभी कभी वो आत्मीयता अंग्रेज़ी से नहीं होगा, जी जी तब तो हमेशा दोनों के बीच कुछ फासला अंतर बना ही रहता है। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो लगता है कि लोग मुझे स्वीकार करते हैं और
मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ कोई बाहर का आया हुआ पर्यटक हूँ, लेकिन यहाँ के जीवन का हिस्सा हूँ। जी और यह तो हिंदी से होता है या किसी भी लोक भाषा से। जी अभी जो बातें हो रही हैं तो हिंदी के बारे में होती हैं, लेकिन मैं इस पर ज़ोर डालना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ दूसरी लोक भाषाओं पर भी लागू हैं। बंगला पर, मराठी पर, गुजराती पर जो मैं जानता हूँ, और इनके बाहर भी। तो लोक भाषा बोलने से वो आत्मीयता तो मिल ही जाती है। जी एक अनुभव तो यही है। दूसरा अनुभव यह है कि देखता हूँ, अभी तो मेरा यहाँ भारत आना तो 35 साल से बना रहा है। और 35 साल पहले तो दिल्ली में हिंदी बोलना आसान था। आजकल बहुत सारे लोग हिंदी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यह परिवर्तन तो आ ही गया है। जी जी और आगे क्या होगा वो तो भविष्य में नहीं कह सकता, लेकिन वो तो कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ करना है। अगर हिंदी को बचाना है तब तो उसके लिए और ज़्यादा काम होना चाहिए। हिंदी भाषियों के बीच संभ्रम की स्थिति बनी रही कि हिंदी 1000 साल पुरानी भाषा है या 1.5 शताब्दी पुरानी भाषा है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में 20वीं शताब्दी में शुरू हुई। आपने जो आरंभिक हिंदी और ब्रजभाषा के अध्यापकों के समूह की कार्यशालाओं का, विद्वानों की, स्कॉलर्स की, रिसर्चर्स की कार्यशालाओं का जो आयोजन शुरू किया, ये समूह जो आपने संयोजित किया, तो इतनी निर्भ्रांत दृष्टि आपको कैसे मिली? यहाँ तो लोग भ्रम में पाए जाते हैं। अक्सर कोई कहता है कि हिंदी तो 100-150 साल की भाषा है और इसका पीछे की जो भाषाएं हैं उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आपने मध्यकालीन रेखता का भी, हिंदुस्तानी का भी अध्ययन किया है, तो आप कैसे ये मेरी निजी सम्मति में ये अवधारणा हिंदी के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है। आरंभिक हिंदी ब्रज एक क्लासिकल भाषा के तौर पर, साहित्य की भाषा के तौर पर लगभग 5-6 शताब्दियों तक भारत में चलती रही। और उसके पहले भी हिंदी थी जिसमें ब्रज भी शामिल थी और दूसरे भी उसके रूप थे। और उसके बाद भी ब्रज में साहित्य रचा जाता रहा और साहित्य के नए रूप भी विकसित होते गए। तो ये रूप परिवर्तन तो हुआ, लेकिन हिंदी तो मौजूद रही है। यह इतनी साफ दृष्टि आपको कैसे प्राप्त हुई? मैं उसको समझना चाहता हूँ। बहुत बार तो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग यही कहते हैं, जो अंग्रेज़ी को ज़्यादा समझते हैं हिंदी के मुकाबले, तो हिंदी को नीचे करने के लिए भी कहते हैं कि ये तो 150 साल पुरानी भाषा है, तो इसको सीखने से क्या होगा। जी। लेकिन उस तरह के अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों से पूछा जाए कि चौसर की भाषा क्या थी, जी आप उसको समझते हैं? जी वे नहीं कह सकते हैं कि वो तो ब्रिटिश भाषा थी या पता नहीं एक्स या वाई भाषा थी। सभी लोग कहेंगे वो अंग्रेज़ी थी। जी समझने के लिए परिश्रम करना है, उसकी टीकाएं पढ़नी है, तब तो अच्छी तरह से चौसर को समझ सकते हैं। जी और जी चौसर से पहले भी जो लिखा हुआ है वो उसको भी अंग्रेज़ी मानते हैं। जी तो एक तरफ से तो मैंने कई बार सुना था कि हम ब्रजभाषा नहीं समझते, जी तो वो हिंदी नहीं है। जी एक तो यह ध्यान में रखना है कि ब्रजभाषा समझने के लिए तो परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, और वो साहित्यिक भाषा है। जी और साहित्यिक भाषा को समझने के लिए तो कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधुनिक साहित्य, काव्य, प्रयोगवादी काव्य या जो भी हो, उसको समझने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग क्यों सोचते हैं कि रीति काव्य को समझने के लिए इससे कम मेहनत करनी पड़ेगी? जी 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 तो और हर भाषा में जो पुराना साहित्य है, फ्रेंच में भी ओल्ड फ्रेंच है, स्पेनिश में भी बहुत पुरानी स्पेनिश है। जी कंटिको देल मियो 1000 साल पुराना है।
तो इस तरह लेकिन उसकी भाषा समझने के लिए तो बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, टीकाएँ पढ़नी पड़ती हैं। और इंग्लैंड में ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे लोग क्लास 12 में चौसर को पढ़ाते हैं अच्छी टीका के साथ, लेकिन क्लास 12 के छात्रों को चौसर की जानकारी और पुराने अंग्रेज़ी साहित्य की जानकारी मिलती है और बहुत गहराई से। तो इसी गहराई से पुरानी हिंदी का भी अध्ययन करना है। जी। और ये इतना समृद्ध साहित्य है कि अध्ययन ना करने से तो बहुत कुछ मालूम नहीं पड़ता कि हिंदी कितनी बड़ी है। जी। एक बात यही है कि ब्रजभाषा समझना मुश्किल है, और ब्रजभाषा हिंदी की एक और बोली है, और खड़ी बोली जो आधुनिक हिंदी का आधार है वो एक दूसरी बोली है। चौसर की भाषा या चौसर से पहले की भाषा भी अंग्रेज़ी की दूसरी बोलियों पर आधारित थी, और शेक्सपियर की भाषा जो आजकल हम जानते हैं और पढ़ते हैं वो फिर दूसरी बोली पर। तो इस तरह का परिवर्तन भाषाओं में होता ही रहता है। एक बात यही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें हिंदी को सिर्फ मानकीकृत हिंदी नहीं माननी चाहिए। उससे पहले भी हिंदुस्तानी का प्रचलन था, और हिंदुस्तानी दक्कनी के रूप में तो बहुत सदियों से आ रही है, और उत्तर भारत में भी रेखता वगैरह के रूप में तो सदियों से आ रही है। तो हिंदी की जो आधुनिक रूप है खड़ी बोली, वो तो कम से कम उत्तर भारत में तो कम से कम बाबर के ज़माने से हमें सबूत मिलते हैं कि वो यहाँ की भाषा थी। अब हम आपकी साहित्यिक अभिरुचियों की तरफ मुड़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपने आनंद घन को या घनानंद को ही अपने शोध के लिए क्यों चुना? पहले से आकर्षण का कोई विषय था या कोई तात्कालिक प्रेरणा? पहले से आकर्षण था जी। मैंने कहा था कि इंदोलॉजी पूरा करने से पहले मैं 1 साल के लिए दिल्ली आया था केंद्रीय हिंदी संस्थान में, और वहाँ मेरे आचार्य थे मानिक गोविंद चतुर्वेदी, और उन्होंने मुझे ब्रजभाषा पढ़ाई थी। और उन्होंने जब देखा कि मेरी रुचि उसमें है तो वैसे व्यक्तिगत रूप से बैठकर मुझे अकेले ही ब्रजभाषा पढ़ाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्रजभाषा के बड़े विद्वान के साथ बैठकर मैं बिहारी वगैरह पढ़ सकता हूँ, और मुझे मालूम पड़ा कि ब्रजभाषा साहित्य में कितनी गहराई है, कितना चमत्कार है, क्योंकि चमत्कार का भी एक अपना महत्व है। और रीति काव्य के प्रति मेरी रुचि तो चतुर्वेदी जी से ही पैदा हुई थी। चतुर्वेदी जी कहा करते थे कि आप रीति साहित्य पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने वाले आजकल कम हैं, लेकिन रीति साहित्य में भक्ति भी शामिल है, और उसके ऊपर और ज़्यादा भारतीय काव्य शास्त्र का की जो पूरी परंपरा है वो भी उसमें शामिल है। वे संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। जी हाँ। लेकिन हमारी चर्चा तो आमतौर पर ब्रजभाषा के बारे में थी। और असल में उनके पूर्वजों के संग्रह से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद कवित्त प्रकाशित करने के लिए पांडुलिपि मिली थी। अच्छा। तो उनको भी आनंद घन बहुत प्रिय कवि थे। मैंने पढ़ा तो लगा कि यह तो बहुत ही मुश्किल है समझना। हमें के लिए भी शोध कार्य करना पड़ा, तो मैंने मीराबाई पर किया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी ब्रजभाषा अच्छी नहीं है तो मीराबाई समझने में कुछ आसान है, तो उनके काव्य पर किया है। फिर पीएचडी करने के लिए आया तो मैंने सोचा था कि आसान पाठों पर तो काम किया है, अभी कठिन पाठ पर काम किया जाए, और सबसे कठिन तो आनंद घन लगा। एक तरफ से यह, दूसरी तरफ से यह है कि जो 5-6 कवित्त सवय ये उनके पढ़े थे वो तो बहुत अच्छे लगे। तो उसमें भावनाओं की गहराई है, भाषा का जो चमत्कार है, और अर्थ जितनी सुंदरता से निकलता है वो तो बेजोड़ है।
तो मैंने सोचा था कि इन्हीं पर ही काम करूं। तो आकर्षण पहले से ही था। जी जी जी। और बहुत अच्छा हुआ कि उस पर काम करने का मौका मिला। जी। तो घनानंद के आपके अध्ययन के बाद घनानंद के काव्य का क्या वैशिष्ट्य आपको सबसे ज़्यादा जो आपको प्रभावित करता है, फील करता है? भाषा का ज्ञान, भावनाओं की गहराई, चमत्कार पैदा करना। चमत्कार का अर्थ मैं ऐसा समझता हूँ कि दुनिया को एक दूसरी दृष्टि से देख लें और वो उसमें हमेशा आ जाता है। जी तो जी। चमत्कार मतलब चमक जो एक झलक में कुछ जी नई बात मिल जाती है। जी और वो भाषा के ज़रिए जी हो जाता है। इनका भाषा पर जितना अधिकार था जी उतना और किसी को नहीं। जी देखिए, उनके काव्य में अरबी फारसी की बहुत कम शब्द मिलते हैं, जी लेकिन संस्कृत तत्सम भी कम मिलते हैं। जी ये लोग कम जानते हैं। जी वो तो अर्ध तत्सम और तद्भव का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनको यह अच्छा लगता था कि ब्रजभाषा का एक अलग सा अस्तित्व है जो संस्कृत से भी अलग है, फारसी, अरबी फारसी से भी अलग है। जी 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 तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि एक तो भावनाओं की गहराई और भाषा पर अधिकार, इन दोनों चीज़ों ने मुझे आकर्षित किया था। जी जी। आपने आगे चलकर ठाकुर पर भी काम किया और हिंदी कविता में ये दोनों एक ही धारा के कवि की तरह देखे जाते हैं। ठाकुर के कवित्वों का आपने संपादन भी किया है। ये पुस्तक जो आपकी प्रकाशित भी है, स्कॉर्पियन इन द हैंड। तो एक तो इसके शीर्षक को भी आप स्पष्ट करेंगे, आपसे अपेक्षा रहेगी हिंदी पाठकों के लिए, क्योंकि ये जो संपादित ग्रंथ है यह अंग्रेजी अनुवाद में है और अंग्रेजी में है। तो जी हाँ, एक मिनट मैं अभी बताता हूँ। ठाकुर की एक पंक्ति है, गोपियों का वचन है उद्धव से कि ऊध हो जू दोष तुम्हें न उन्हें, हम अलीन ही है आपने हाथ ही बीच ही। कृष्ण से प्यार करते हुए हम गोपियों ने अपने हाथ में बीछी ले ली। मतलब प्रेम करना। तो असल में स्कॉर्पियन इन द हैंड का मतलब है प्रेम करना। लेकिन प्रेम में जो कठिनाई होती है वो तो यही है कि अपने हाथ में ही। घनानंद का जो शीर्षक हिंदी में स्नेह को मार्ग है, उससे लोग परिचित हैं। हाँ। और हिंदी पाठक के लिए यह शीर्षक मैंने इसीलिए आपसे ये कहा कि यह अगर आप स्पष्ट करेंगे तो पाठकों को समझने में सहूलियत हो जाएगी। जी। वह छंद तो बहुत प्रसिद्ध है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुसयान अप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चलें तजी आप उन पहुँचे कपटी उन शाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं, तो वो कौन दो पाटी पढ़े हो लाला, मन ले हो पे देव छटाक नहीं। तो वह पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग परिचित हैं। यह जो छंद है उतना परिचित हिंदी लोग के पाठकों में कम है। और शीर्षक थोड़ा गूढ़ था, तो इसलिए मैं चाहता था कि ये पाठकों दर्शकों के समक्ष स्पष्ट हो जाए। जी। तो मैंने जो कहा था कि काव्य में चमत्कार भी होना चाहिए, और चमत्कार का अर्थ है कि हम दुनिया को नई दृष्टि से देखें। जी। तो इसमें शीर्षक इसलिए लगाया कि हम प्रेम को नई दृष्टि से देख लें। लगता है कि यह परंपरागत उपमा नहीं है, सामान्य नहीं है, तो यह ठाकुर की विशेषता है, तो इसीलिए लगा दिया। जी। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि घनानंद और ठाकुर, इन दोनों के मिजाज में भी थोड़ा फ़र्क है, और इन दोनों कवियों पर आपने काम किया, तो आप इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं? ये ठाकुर, ये किताब तो ठाकुर के कवित सवैयों का संपादित पाठ है, और लगभग 100 छपी हुई पुस्तक व पांडुलिपि से ये सब कवित सवैये इकट्ठे की थी। इकट्ठे किए थे। लेकिन इससे पहले ठाकुर ग्रंथावली निकली थी,
और उससे पहले ठाकुर का जो पाठ है उसका टाइटल दिया गया है ठाकुर ठसक। ठसक जी। हाँ, तो ठाकुर में यह ठसक जी दिखाई देता है, जी आनंदघन में ठसक तो है ही नहीं। जी तो एक बहुत बड़ा फर्क मुझे यही दिखाई देता है। जी दूसरी बात यही है कि ठाकुर को 20वीं सदी के साहित्य बल्कि लेखन, ठाकुर ने बड़ी तीखी टिप्पणी भी की है उन कवियों पर जो दरबारों में रहते हैं और दरबार का संरक्षण पाते हैं। हाँ 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 हाँ, वो ढेल सो बनाए आए मेलत सभा आय के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है। जी हाँ, ये उनकी सबसे मशहूर पंक्ति है। लेकिन इस तरह की तो एक ही पंक्ति मिलती है जी जी उनकी। और ज़्यादातर जो काव्य है जी वो तो मैं सोचता हूँ कि उसको हम रीति सिद्ध माने जी तो वो उचित है। और 3-4 ऐसे कवित सवैये हैं जिसमें भावनाओं की वही झलक मिलती है जो आनंदघन में। जी लेकिन इनकी शैली तो बिल्कुल अलग है। और ये बाद के कवि थे, लगभग 1800 के आसपास मौजूद थे। जी जी तो ठाकुर के संपादन से यह भी दिखाना चाहता था कि हिंदी साहित्य में 1800 के आसपास में कितना जीवन था। जी वो तो बिल्कुल सजीव साहित्य था। जी जी मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा था कि 18वीं सदी में हिंदी साहित्य तो बिल्कुल नीचे गया है और जी उसमें कुछ मौलिक रचनाओं की रचना भी नहीं हुई। जी जी और ठाकुर को पढ़िए तो इसमें मौलिकता तो बहुत आती है। जी अभी तो स्कॉर्पियन इन द हैंड इसका चित्र बताया है, लेकिन इस तरह की बातें तो बहुत मिलती हैं। उनमें मौलिकता है, उनमें जो गोपियों का चित्रण होता है जी तो गोपी बहुत ही स्वाधिकारी होती हैं। जी तो उद्धव के साथ इतनी ठसक से ही बात करती हैं कि उससे ठाकुर की एक विशेषता यह है कि उसमें चाहे पुरुष हो या गोपी हो, दोनों में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। बहुत जी जी आनंदघन में यह नहीं है। जी। घनानंद और ठाकुर, इन दो पर आपने काम किया, एक अलग तरह के कवि। फिर आपने वाजिद और कबीर को चुना। जी। तो यह जो वैविध्य है, वेरिएशन है आपके शोध में और हिंदी के काम में, उसके पीछे क्या दृष्टि है आपकी? कैसे? आमतौर पर सबकी कुछ शुरुआत होती है। तो कबीर मैंने पढ़ाया था तो उसी ज़माने से रुचि हुई थी। और शायद पुरानी हिंदी में सबसे पहली पंक्ति तो कबीर की ही पढ़ी थी हंगरी में और गुरमुखी लिपि में। जी जी जी। फिर उसके बाद कबीर को कई समय तक नहीं पढ़ा। और आगे चलकर ऑक्सफोर्ड में कुछ कबीर के कुछ क्लास लगाए थे जी। और उसमें एक विद्वान का प्रश्न आया कि कबीर का काव्य रूप क्या है। तो मैंने कहा था कि लोग तो मानते हैं कि इनका कोई काव्य रूप है ही नहीं, वो अशिक्षित था तो काव्य रूप पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैं देखने लगा इसमें काव्य रूप क्या है। तो मुझे मिला कि इसमें चौपाई है, सार सरसी छंद हैं, दोहे और रामायणी में तो काव्य रूप तो हैं ही और उनके पदों में भी है। लेकिन उसमें गायकों ने हे राम, हरि, रे, भैया, पंडे वगैरह सब लगा दिया तो उसी से काव्य रूप बदल गया है। और यहाँ तक कि पहचानना भी मुश्किल था कि काव्य रूप क्या है। लेकिन अगर हम इन शब्दों को ब्रैकेट में डालें कि यह शायद गायकों ने उसमें जोड़ा था तो फिर बहुत सुंदर चौपाई या सार छंद हमको मिलते हैं। तो कबीर पर यह आविष्कार तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि असल में कबीर के काव्य रूप हैं और असल में जुलाहों को जो जानकार होनी चाहिए मैथमेटिक्स, गणित की, तो उसके मुकाबले छंद शास्त्र की जानकारी कम है। और जो बिल्कुल साधारण छंद हैं, चौपाई, सार सरसी, तो पुरानी हिंदी साहित्य का तो सबसे साधारण छंद और दोहे तो ये ही हैं। कबित सवैये तो बाद में आए हैं, गंग कबित शायद सबसे पुराना है। ब्रज के ही छंद हैं दोनों। हाँ, कबित और सवैया ब्रज के ही छंद हैं। हाँ हाँ हाँ। ये किसी और उस समय जो साहित्य जिनमें लिखा जा रहा था
हाँ चाहे अपभ्रंश का पूर्ववर्ती या परवर्ती रूप हो, चाहे अवधि हो या चाहे और कोई हो, उनमें कवित्व और सवैये नहीं बनते। उनकी बनावट थोड़ी सी अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जब तक चौपाई तो फिर अपभ्रंश का है। हाँ, और गुजराती में भी चौपाई मिलते हैं, राजस्थानी में भी बहुत। और अवधि में भी। हाँ हाँ। तो चौपाई एक, मैं कहूँ कि सबसे लोकप्रिय छंद आदि हिंदी साहित्य में, प्रारंभिक हिंदी साहित्य में सबसे लोकप्रिय छंद चौपाई ही था। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन चौपाई दरअसल जो कथन की शैली थी उसके लिए बहुत अनुकूल पड़ता है। और यूँ सबसे प्रसिद्ध जो छंद और लोक स्वीकार्य छंद था वो दोहा ही था। जी, लेकिन कबीर ने 4 पंक्ति वाले चौपाइयाँ बनी हैं और उसको बाद में लोग पद मानने लगे। और जो पहली पंक्ति है उसके पीछे टेक लिखने लगे। जी जी जी। लेकिन असल में जो कबीर के पद, जी जो सबसे पुरानी पांडुलिपियों में कबीर के पद के नाम से मिलते हैं, वे तो 4 चौपाई पंक्तियाँ हैं। जी मतलब 8 अर्धालियों जी का जी जो जी छंद होता है, जी तो वो कबीर का बहुत ही प्रिय छंद था। जी जी तो कबीर पर इस तरह का काम किया, आगे चलकर और काम भी किया है। जी जी जी। तो कभी कभी कुछ आविष्कार हुआ और फिर उसका विकास कर दिया था। और वाजिद तो इत्तेफाक से मिला। अच्छा। ठाकुर पर काम कर रहा था और ठाकुर के संपादन के लिए तो पांडुलिपियों का फोटोग्राफ करने के लिए तो जयपुर, पटियाला, अमृतसर, दतिया वगैरह सब जगह पर गया था। जी और जयपुर के महाराजा के संग्रह पोथीखाने में एक पांडुलिपि का टाइटल था ठाकुर का रेखता। अच्छा। तो मैं उसको देखने के लिए गया, तो वो रेखता मिल गया है। और लेकिन उसमें ठाकुर छाप नहीं आया, उसमें वाजिद छाप आया है। जी जी। और फिर मालूम पड़ा कि ठाकुर शायद श्री कृष्ण के लिए ही लगा हुआ शब्द है। अच्छा। कि श्री कृष्ण के बारे में रेखता जी और उसकी रचयिता वाजिद है। जी। तो साहित्य की पुस्तकें देखें तो उसमें वाजिद का नाम आता ही नहीं था, या बहुत कम। हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में तो शायद 2-3 पैराग्राफ ही मिलते हैं वाजिद के बारे में। तो फिर पोथीखाने के कैटलॉग को देखा तो वाजिद की 100 से अधिक रचनाएं उसमें हैं। तो मुझे एक ऐसा कवि मिला जिसके बारे में हमारी आधुनिक दुनिया में जानकारी नहीं है, लेकिन 17वीं 18वीं सदी में सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक थे। वाजिद की जितनी पांडुलिपियाँ मिलती हैं उतनी तो दूसरे कवि के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दादू दयाल कबीर वगैरह को छोड़ दीजिए, लेकिन वैसे तो दादू की पांडुलिपि से भी पुरानी पांडुलिपि वाजिद की है। 1600 ईस्वी की पांडुलिपि बीकानेर में मुझे मिली थी। तो 1600 ईस्वी की पांडुलिपि न दादू की है न तुलसीदास की, तो वाजिद की है। तो बहुत ही लोकप्रिय कवि थे जिसका प्रतिलिपिकरण तो 18वीं 19वीं सदी तक तो चल रहा था, उसके बाद हम भूल गए हैं। तो मैंने सोचा था कि ऐसे कवि पर काम किया जाए। तुलसीदास पर बहुत सारा काम हुआ था, बहुत उन पर लिखा पढ़ा गया है। कहते हैं कि सर्वाधिक ग्रंथ तुलसीदास पर लिखे गए, खास करके आधुनिक पूर्व हिंदी में। तो तुलसीदास पर आपको कैसे लगा कि तुलसीदास के पाठ संपादन में और तुलसीदास के अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए? क्योंकि यह पुरानी हिंदी कविता की एक तीसरी दिशा थी। जी हाँ। एक शांति निकेतन में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर सियाराम तिवारी थे। तो वे तुलसीदास के बहुत बड़े भक्त थे और वहाँ कवितावली पढ़ाया करते थे। तो मैं कवितावली उनसे ही पहली बार उनसे ही सुना।
फिर उसकी सुंदरता का इतना बड़ा असर पड़ा मुझ पर कि मैंने सोचा कि कवितावली कुछ आगे पढ़नी चाहिए। और मुझे मालूम पड़ा कि कवितावली का पाठ तो गीता प्रेस ही मिलता है, तुलसी ग्रंथावली में भी है, लेकिन गीता प्रेस और तुलसी ग्रंथावली का पाठ तो लगभग एक ही है। तो मैंने सोचा था कि इसका संपादन क्यों नहीं हुआ उस तरह। यहाँ तो ठाकुर को लगभग 100 स्रोतों के आधार पर मैंने संपादित किया है। 100 स्रोतों के आधार पर शायद किसी भी हिंदी कवि का संपादन इससे पहले नहीं हुआ था। तो तुलसी का ऐसा संपादन क्यों नहीं हुआ? पाठ संपादन और पांडुलिपियों तक पहुंचने की प्रवृत्ति हिंदी में दुर्लभ होती गई है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे इस तरह के कर्मठ और निष्ठावान अध्येताओं के बल पर है वो। एक तो यह है कि पांडुलिपियों को ढूंढने के लिए मुझे बहुत ही सुंदर जगहों पर जाना पड़ा। जी। तो एक तरफ से वो आप भारत भ्रमण ही समझिए। जी जी जी। तो अलवर के महाराजा के राजमहल में जाना पड़ा, बीकानेर के राजमहल में जाना पड़ा, जयपुर के राजमहल में जाना पड़ा। फिर दतिया कितना सुंदर है और वहाँ तो पर्यटक तो जाते भी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाना पड़ा जहाँ साधारण लोग जाते नहीं। तो भारत का आविष्कार पांडुलिपियों की वजह से और ज्यादा हो गया। पांडुलिपियों के संग्रह के क्रम में लोगों का सहयोग कैसा रहा? मतलब क्योंकि ये एक बहुत ही मिश्रित अनुभव है। अच्छे अनुभव भी होते थे और बहुत बुरे अनुभव भी होते थे। बुरे से मैं शुरू करता हूँ और फिर अच्छा अनुभव भी बता देता हूँ। तो बुरा अनुभव यही है कि लोग सोचते हैं कि पांडुलिपियों की कीमत बहुत होती है। और अगर दिखाते हैं तो कीमत घटती है। अगर फोटोग्राफ लेने देते हैं तो कीमत और ज़्यादा घटती होगी। तो इसी तरह तो कई जगहों पर हमें पांडुलिपियों का फोटोग्राफ या पहले तो ज़ीरोक्स कराते थे, तो वो करने नहीं देते थे। तो हमें वहाँ बैठकर जैसे 300 साल पहले प्रतिलिपिकार बैठते थे, तो वैसे ही हमको प्रतिलिपि करनी पड़ती थी, जो हमारे लिए ज़रूरी पाठ थी। एक तो यही है। कभी कभी यही हुआ था कि मुझे पता चला कि कहीं पांडुलिपि है, लेकिन लोग घबराते थे कि यह विदेशी क्या करना चाहते हैं, हमारे पांडुलिपियों को ख़राब कर देगा या उसके बारे में ऐसी बातें लिखेगा जो श्रद्धा की बातें ना हो। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि पांडुलिपि हमेशा धार्मिक पाठ की पांडुलिपि हो। कि पांडुलिपियों में गीता मिलती है, पांडुलिपियों में मानस मिलता है। तो सोचते हैं कि इस धार्मिकता को हम विदेशी लोग तो फिर तोड़ देंगे और कम कर देंगे, तो दिखाते भी नहीं। कभी कभी तो यही है कि पांडुलिपियों के बारे में पता चलता है और फिर वहाँ जाकर लोग कहते हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है हमारे पास कुछ नहीं है, तो बात भी नहीं बनती, वो कहते रहते हैं। अच्छा, कुछ सुंदर अनुभव जिसमें बहुत सहयोग मिला हो, बहुत अच्छे लोग। हाँ, तो ये सबसे सुंदर अनुभव सेंवढ़ा में हुआ था। वो मध्य प्रदेश में दतिया के पास एक छोटा सा शहर है। और वहाँ कई विद्वान जो वहाँ के कॉलेज में पढ़ाते थे इकट्ठे हो गए थे, और उन लोगों ने यह लगभग 2000 के आसपास की बात है। वहाँ एक पांडे जी थे जिनका एक हाथ भी नहीं था, तो वे गांव-गांव जाकर घर घर जाकर पांडुलिपियों को इकट्ठा करते थे। और वहाँ लगभग 1500 पांडुलिपियाँ इकट्ठी की हैं। और सेंवढ़ा से भी मुझे ठाकुर के कुछ पाठ मिले थे। तो पांडे जी ने कहा था कि देखिए, हमें पांडुलिपियों को इकट्ठा करने के लिए जो अच्छा बुरा हमको सुनना पड़ा, आपको मैं यह नहीं बताता। मैंने समझ लिया, और यह भी समझ लिया कि कठिनाइयाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं, भारतीय लोगों के लिए जो वहाँ बिल्कुल लोकल हैं उनके लिए भी हैं। लेकिन इन कठिनाइयों को सामने करने के लिए वहाँ उन लोगों में शक्ति भी थी। जी जी जी। आपकी मातृभाषा हंगेरियन है और अंग्रेजी में हिंदी पढ़ाते हैं,
तो इन तीनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग करते हुए, इन तीनों भाषाओं को बल्कि मैं ये कहूँ कि एक साथ जीते हुए, कैसा अनुभव रहता है इन तीनों भाषाओं को लेकर आपका? बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ। और ऐसा नहीं कह सकता कि हर एक भाषा का दूसरे भाषा से संबंध है। हाँ। तो मैं अपना अनुसंधान के जो लेख हैं जी। वो आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही प्रकाशित करता हूँ, जी। लेकिन हंगेरियन में भी एक लोकप्रिय रूप में प्रकाशित करता हूँ। जी। जी। और हंगेरियन में कुछ दूसरे रूप से प्रकाशित करना पड़ता है। जी। अंग्रेज़ी में तो बिल्कुल पक्के वैज्ञानिक तौर पे ही लेख लिखना है। जी। हंगरी में तो लोगों तक पहुंचने की शैली में जी। लिखना है। जी। हिंदी में जब लिखता हूँ तो उसका यही असर, सबसे अच्छा अनुभव तो हिंदी पाठकों से मिलता है। जी। सनेखो मारक को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, और मैं कहीं भी जाता हूँ हिंदी विभाग में तो सनेको मारक के लेखक के रूप में ही जी आपको पहचानते हैं। तो आनंदघन नाम का एक जैन श्वेतांबर जैन कवि भी हुआ करते थे, जिनको जैन कबीर कहते हैं। जी। जी। और हाल में ही हम एक जैन संस्था में गए थे, और जब मैंने कहा था कि मैंने आनंदघन जी का अनुवाद किया है, तो वो बिल्कुल उन लोगों ने तो बहुत ही प्यार से मुझसे बातें करने लगी। जी। तो हिंदी में जो काम किया है उससे लोग ज़्यादा परिचित हैं। जब मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ तो उसको 1-2 दर्जन विद्वान पढ़ते हैं बस। हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद भी करते हैं, हंगेरियन में भी करते हैं। कौन सा अनुवाद सबसे सृजनात्मक आपकी दृष्टि में हो पाता है? अगर तुलनात्मक रूप से कहना हो कि मान लीजिए हिंदी का पाठ है और उसे अंग्रेजी में करते हैं और हंगेरियन में करते हैं, तो हिंदी पाठ के निकटतम कौन सा अधिक होता है और कौन सा अधिक सृजनात्मक होता है? वैसे तो मेरी पढ़ाई कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है। जी। और और मेरी मातृभाषा हंगेरियन है और उसी में ही पढ़ाई हुई थी। जी। तो उसमें मेरा अधिकार कुछ ज़्यादा है। जी। इसी वजह से मैं उसमें काव्यात्मक रूप से अनुवाद कर सकता हूँ, यहाँ तक कि काव्य रूप के पालन करके ही अनुवाद करते हैं। हंगेरियन साहित्य में यही परंपरा चली आ रही है कि काव्य का अनुवाद तो उसी काव्य रूप में या जो उसके नज़दीक जो हंगेरियन में काव्य रूप मिलता है उसी में कर दें। तो हम कोशिश करते हैं मात्रिक छंद को मात्रिक काव्य रूप में, वार्णिक छंद को वार्णिक काव्य रूप में अनुवाद करें। तो यह हंगेरियन में हो सकता है। अंग्रेज़ी में यह परंपरा नहीं है, हालांकि उसका जैसा कुछ हो सकता है। मुझे पता चला कि कैलिफोर्निया में मेरा दोस्त है देवेंद्र शर्मा, तो वे अंग्रेज़ी में दोहा, सवै या कवित लिखते हैं। अंग्रेज़ी में भी लिखा जा सकता है, लेकिन और गाते भी हैं, और नौटंकी में वो उसका इस्तेमाल भी होता है। अंग्रेज़ी में नौटंकी कराते हैं, लेकिन उसमें जो छंद है वो सब हिंदी के पुराने छंद हैं। तो अंग्रेज़ी में भी हो सकता है इस तरह का अनुवाद, लेकिन करने की परंपरा नहीं है। हंगेरियन में परंपरा है और उसमें तो टाइम बहुत लग जाता है। लेकिन काव्यात्मकता देने में शुरू में तो मैं एक कवि के साथ बैठकर करता था, तो कवि को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मैं हर एक शब्द का अर्थ समझाया और उस शैली को समझाया, काव्य रूप को समझाया। मतलब बहुत ही नज़दीकी काम हुआ था। तो इस तरह का अनुवाद हुआ था। आगे चलकर तो मैंने सोचा था कि कवि को इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं खुद भी करूं। तो फिर खुद ही करने लगा। अभी 2 साल पहले हंगेरियन में मेरा एक मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास निकला है हंगेरियन में। लोग यह ना कहें कि मैं एक ऐसे इतिहास के बारे में लिखता हूँ जिसके नमूने नहीं मिलते, तो उसमें बहुत सारे हिंदी के छंद लगा दिए हैं। उसमें जायसी का कुछ अनुवाद हुए हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस कवितावली के कुछ हिस्से हैं, बाजिद वगैरह जिन लोगों पर मैंने काम किया है सब का अनुवाद है। ऐसे तो चर्यापद से शुरू करके बाजिद ठाकुर तक
जो हिंदी साहित्य के मशहूर कवि हैं उनका कुछ न कुछ अनुवाद उसमें मिलता है और काव्यानुवाद है। मैं आपको कुछ सुनाकर बता सकता हूँ कि जैसे आनंद घन का सवैया है, उसमें ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ मतलब लघु लघु दीर्घ के पद के चरण होते हैं। तब तो छबिपीवत जीवत हे अब सोचन लोचन जात जरे हित पोख के तोख ते यह जीव पले अब बिललात महादुख बान पड़े शायद। तो इसका अनुवाद हंगेरियन में बिल्कुल इसी लय में, सुनने में ज़रा फ़र्क है लेकिन लय आ जाती है। Az előtt a szemem szépséget ivott, de magon tüzet perzseli könnyepereg. Szerelem táplálta az életemet, de ma könnyeivel tele sír kesereg. तो इस तरह का अनुवाद हो सकता है। मीराबाई का भी क्या है, तो वही है कि उसमें जिस तरह मीरा के पद गाए जाते हैं तो उसी तरह हमने अनुवाद किया है। ये मालकोश राग में है। मुझे तो गाना ठीक से नहीं आता है, फिर भी सुनाने की कोशिश करूँगा। बहुत मशहूर पद है मीराबाई का, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। तो इसका हंगेरियन अनुवाद यही हुआ कि चंगत्यु कलाबान मीरा तानसोल है। तो बिल्कुल उसी तरह गाया जा सकता है। इस तरह के अनुवाद से वही न सिर्फ अर्थ महसूस होता है लेकिन अर्थ में जो लय है वो भी लोगों तक पहुंच जाता है। और लय छंद वो काव्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। आधुनिक काव्य तो फ्री वर्स वगैरह हो गया है, लेकिन पुराने काव्य में जो छंद की लय है उसमें जादू है। तो उस जादू को कुछ दिखाने के लिए हमने हंगेरियन भाषा में कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेज़ी में यह हम नहीं कर पाते। जैसे ठाकुर के तो बहुत सारे कवित सवैयों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है, लेकिन वो तो वैसे काव्यानुवाद नहीं है। एक एक पंक्ति तो उसमें दिखाई देती है, लेकिन काव्यात्मकता तो सिर्फ अर्थ की दृष्टि से ही बच गई है। जी, काव्य की दृष्टि से उतना नहीं। हाँ, तो अनुवाद तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक सृजनात्मक या मौलिक रूप से सृजनात्मक क्रिएटिव एक्टिविटी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हंगेरियन साहित्य में यह परंपरा चली आ रही है कि शायद शुरुआत से ही सभी लोग जो अच्छे कवि हुआ करते थे तो वे सभी लोग अनुवाद भी करते थे। जी। 16वीं सदी में तो ऑटोमन तुर्की साम्राज्य रहा था हंगेरी में। तो हमारा जो उस ज़माने का बड़े कवि थे तो उन्होंने तुर्की से अनुवाद किया है। और आगे चलकर लैटिन वगैरह से तो अनुवाद किया ही हुआ है। जी। तो कह सकते हैं कि इस ग्लोबल होती दुनिया में जहाँ सारे देशों की या भौगोलिक दूरियां घट रही हैं, तो उसके बीच में अनुवाद एक महत्वपूर्ण सेतु है मानव जाति को एक से दूसरे को जोड़ने के लिए। जी हाँ, मैं यह बिल्कुल मानता हूँ। हालांकि इसके साथ साथ मैं यह भी मानता हूँ कि अगर मातृभाषा में हम अनुवाद पढ़ सकते हैं तो उसका असर कुछ ज़्यादा हो सकता है। और यह भी मानता हूँ कि अनुवाद आमतौर पर उतना अच्छा नहीं होता है जितना मूल पाठ। तो इसीलिए मूल पाठ को पढ़ना ज़रूरी है। जी। लेकिन जैसे मनुष्य की अन्य सृजनात्मक गतिविधियां हैं, वैसे ही अनुवाद भी एक सृजनात्मक गतिविधि तो है। बिल्कुल। और इसका महत्व भी किसी अन्य कार्य से कम नहीं है। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और कभी कभी तो यही महसूस होता है कि अनुवाद करना मौलिक रचने से कुछ ज़्यादा मुश्किल है। जी। क्योंकि
अगर मैं एक सवैये का अनुवाद करता हूँ हंगेरियन में, मैं सवैया लिख सकता हूँ अगर चाहिए, तो उसमें मेरी आज़ादी है कि क्या क्या लिखूँ। जब मैं अनुवाद करता हूँ तो मेरे बहुत सारे और बंधन होंगे, क्योंकि मूल से पाठ को तो मिलना ही चाहिए। जी। एक छंद आपने घनानंद का की कुछ पंक्ति सुनाई और उसका हंगेरियन अनुवाद छंद, ऐसे स्वतंत्र रूप से कोई छंद, दो पंक्तियाँ जो भी आपकी स्मृति में हों, घनानंद की या ठाकुर की या किसी की भी, सवैया या कवित्व, और फिर हंगेरियन में उसको, चूँकि वो चर्चा के दौरान हमने सुना तो उस समय बात दूसरी थी, वो केवल कविता के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। जी हाँ, एक है, ये बहुत ही सुंदर सवैया है और असल में काव्य रचना के बारे में है, लेकिन उसमें प्रेम की बातें आ जाती हैं। उरभोन में मोन के घूंघट के दूरी बैठी बिराजती बात बनी, मृदुमंजु पदारथ भूषण सो सुलसे हुलसे रसरूप मणि। तो ये जो दो पंक्तियाँ हैं हंगेरियन में ऐसे हैं कि Szómát a szívpalotában csend fátyol karva ragyog. Szelidés szép szó alak értelem ékszer az érzés forma örömteli jón. हाँ, यहाँ उनकी बहुत मशहूर पंक्ति है, लोग है लागी कबित्त बनावत मोहित मेरे कबित्त बनावत। तो ये हंगेरियन में ऐसा है कि más kínlódva farigcsál rímeket engem az én költészetem alkot। तो यह सवैये की लय है और कबित का की जो लय है, जैसे प्रेम को महोदधि अपार हेरि कै विचार बापुरो बार ही तें फिर आयो है। तो szerelemnek óceánján sehol se lát ő túlpartot, a nyomorult meggondolás máre parton megtorpan। इसमें भी जहाँ बलाघात होना चाहिए तो हंगेरियन में भी वही है। भाषाएं सुनने में तो अलग होती हैं, लेकिन लय को हम फिर दिखा सकते हैं। जी, हिंदी की जो पाठ्यचर्या है, जो हिंदी के कार्यक्रम हैं, खास करके एक हिंदीतर भाषी के लिए और विदेशी विद्यार्थी के लिए, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि किन चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे हिंदी को आत्मसात करने में अधिक सहूलियत होगी? एक तो यह है कि हिंदी में बात करना अच्छी तरह से सीख लें। उसमें यही होता है कि जो दैनिक आचार की शब्दावली है वो तो शुरू में आनी चाहिए, कि अगर कोई बाज़ार में जाएं, रिक्शा में बैठें तो हिंदी में बात कर सकें। आगे चलकर जिनकी अपनी अपनी विशेषता है उसके बारे में बातें कर सकें। अगर कोई इतिहास सीखता है तो इतिहास के बारे में बातें कर सकें, या अगर कोई नाटक सीखता है तो नाटक के बारे में बात कर सकें। और इंग्लैंड में तो मैं साहित्य पढ़ाता हूँ। आजकल ऐसी प्रवृत्ति बहुत फैल गई थी कि साहित्य को हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं और साहित्य को इतिहास का एक स्रोत माना जाता है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि साहित्य में क्या क्या सुंदरता है अपने में, इतिहास की स्रोत के रूप में नहीं, साहित्य अपने में। कि उस ज़माने में कोई कवि थे, लेखक थे, तो वो हमसे, जिनको वे नहीं जानते थे, फिर भी हमसे, दूसरे मनुष्य से कुछ कहना चाहते थे जो वो बहुत महत्वपूर्ण समझता था। तो वो क्या कहना चाहता था पूरी तरह से हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अगर उसमें से समझ लेते हैं कि ये क्यों लिखा, क्या कहना चाहा, और वहाँ उस काव्य के दूसरे पार पर एक दूसरा मनुष्य है जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको कह रहे हैं, तो यह समझ लें। और यह साहित्य में आसानी से हो जाता है।
और दूसरे भाषा के दूसरे रूपों में भी वो हो सकता है, फिल्म में, नाटक में, लेकिन मेरी विशेषता तो साहित्य है, तो इसीलिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ। जी, अभी आप कौन सा काम कर रहे हैं और आगे की क्या योजनाएं आपकी हैं? कुछ अगर पहले से निर्धारित हैं तो उनसे परिचित कराएं हम लोगों को। मेरी कई योजनाएं हैं। जी। अभी सबसे महत्वपूर्ण बड़ी योजना है आदिकाल पर कुछ लिखना, और इसमें यह दिखाना चाहता हूँ कि आदिकालीन साहित्य को आधुनिक या 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी के विद्वान देखते थे, उस पर बहुत विचार विमर्श हुआ था, और आमतौर पर जो अच्छा काम हुआ है उससे मालूम पड़ा कि जो आदिकाल में आता है वो असल में बहुत बाद का साहित्य है। पृथ्वीराज रासो तो मुगल कालीन साहित्य माना जाता है आजकल। हालांकि पाठ्य पुस्तकों में तो पृथ्वीराज चौहान के ज़माने की रचना मानी जाती है। अमीर खुसरो के काव्य को तो महमूद शेरानी लाहौर के विद्वान थे, तो उन्होंने दिखाया था कि जो अमीर खुसरो के नाम से छंद फैल गए थे वो असल में 17वीं सदी के छंद थे, और 17वीं सदी में किसी उसमें जो तखल्लुस है वो तो दूसरे कवियों का था। तो इस तरह आदिकाल में क्या बच जाएगा, तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि अगर देखेंगे कि विद्वानों की जो पैनी दृष्टि है तो उसको हम अप्लाई करेंगे, और फिर आदिकाल क्या बचेगा, तो इस पर मेरा एक काम है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि हिंदी का सबसे पुराना ग्रंथ, लंबा ग्रंथ, जिस में रचनाकाल भी है, और हम साबुत भी कर सकते हैं कि यही रचनाकार है। मतलब बिना साबुत के तो बहुत लोग चर्चा करते हैं, लेकिन साबुत पांडुलिपियों के का जो है तो सबसे पुरानी रचना ईस्वी के 1354 23 अगस्त में पूरी हो गई है, तो उसको हिंदी का जन्मदिन मानना चाहिए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय देश में भी और शेष दुनिया में भी हिंदी के प्रचार, हिंदी के प्रसार, हिंदी की शक्ति संवर्धन, उसकी क्षमता को बढ़ाने, हिंदी के लिए काम करने वाले लोगों को जोड़ने और उनके किए कामों के प्रति आभार ज्ञापन, इन सारी चीज़ों के लिए हुआ था। तो आप इस विश्वविद्यालय को आरंभ से जानते हैं, इस विश्वविद्यालय से आपकी अपेक्षाएं अगर कहनी हो तो क्या होंगी? एक तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह और ज़्यादा मौजूद हों, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हों, विदेशी विद्वान आ सकें, और फिर भारत के अंदर भी अगर लोग देखते हैं कि विदेशी विद्वान आते हैं तो हिंदी का ओहदा भी कुछ ऊंचा हो सकता है इससे, कि भारत के भी अच्छे अच्छे छात्र यहाँ आ सकें। हिंदी की एक समस्या यह भी है कि बहुत बार ऐसे छात्र हिंदी में आते हैं जो सोचते हैं कि मुझे दूसरे विषय में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो यहीं कम से कम हिंदी में मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो, ऐसे छात्र भी आ जाएं जो सोचेंगे कि हिंदी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं आता हूँ। तो यह एक अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा यही है कि हिंदी का जो विस्तार है वो और ज़्यादा फैला दें। अभी हिंदी का विस्तार एक तरफ से तो फैल रहा है, लेकिन बहुत कुछ घट भी रहा है। आजकल जो मौलिक संशोधन है वो तो अंग्रेज़ी में लिखी जाती है और हिंदी में बहुत कुछ लिखी जाती है, लेकिन उसमें मौलिकता बहुत बार तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए हिंदी में और ज़्यादा मौलिक संशोधन हो और उसका समर्थन विश्वविद्यालय करे। तो और बहुत कुछ
अपेक्षित किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर इमरे पंघा जी, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस मीडिया संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और आपके लंबे अकादमिक जीवन से, उसके बारे में जानकर, आपके कामों से परिचित होकर, आपकी दृष्टि से परिचित होकर हम लोग समृद्ध हुए हैं, और ये आशा करते हैं कि इस विश्वविद्यालय के साथ आपका संबंध स्थायी रहेगा। इसी के साथ हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, आपको धन्यवाद।